नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज नई दिल्ली में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि संसद में जो सांसद कानून बनाते हैं वो उन पर भी लागू होते हैं। देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की एक आश्चर्य रिपोर्ट। भी हुआ क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है। और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करती हैं, वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स on the aid and advice of the council of ministers in the state। कि अगर कोई विधेयक पारित होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर, संविधान ने हक दिया है, गवर्नर कमेंट्स करके वापस भेज सकता है विधेयक को, और फिर अगर दोबारा पास कर दे लेजिस्लेचर, असेंबली पास कर दे, तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है। ये संविधान कहती है। गवर्नर यह भी कर सकता है कि कोई विधेयक हो वो प्रेसिडेंट को भेज दे अपने कमेंट्स के साथ कि मुझे ये सही नहीं लगता, और प्रेसिडेंट अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत हक नहीं है। ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? मैं उदाहरण के तौर से आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नर के पास विधेयक जाए और वो 2 साल वहां पड़ा रहे, वो अहम विधेयक हो कि जिसकी जनता के प्रति कई चीजें करनी हो, तो गवर्नर क्या बैठ सकता है? 2 साल बैठ सकता है उस मामले में, और कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कुछ करने का। दिस इज इन फैक्ट एन इंट्रूजन ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर। ये तो उल्टी बात है। पार्लियामेंट अगर बिल पास करे, क्या प्रेसिडेंट उसमें बैठ सकते हैं कि मैं साइन नहीं करेंगे? और अगर साइन नहीं करें तो किसी को अधिकार है कि नहीं
कि भैया ये ऐसा अहम बिल है, कोई टेररिज्म पे बिल पास हो या किसी और चीज पे बिल पास हो, प्रेसिडेंट ये तो नहीं कह सकता मैं साइन नहीं करते। हाँ, कमेंट्स लेके वापस भेज सकते हैं, दोबारा पास हो, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। दैट ये तो संविधान की परंपरा है, ये अदालतों ने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी। तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कभी तो बेगवाल जी जाकर कहते हैं कि हद में रहना चाहिए, कभी रिजू जी केरला में कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अगर हम भी करने लगे तो, और धनखड़ जी कहते हैं कि ये तो देखिए पुराने टाइम जब 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में तो 5 जज फैसला करते थे, मेजॉरिटी थी, अब तो इतने जज हैं 2 ही जज से फैसला करें। भाई 2 ही जज फैसला करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तो बेंचेस पे बैठेगा, या 3 जज या 2 जज या 5 जज या 7 जज या 9 जज या 11 जज, और एक बार 13 भी बैठे थे। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही फैसला करती है ना, 2 जज फैसला करें सारे देश को मानना पड़ता है, 3 करें सारे देश को मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट होती है। आपको याद है जब इंदिरा जी के इलेक्शन का फैसला आया और उनको अनसीट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के मामला आया कि स्टे क्या देना चाहिए, किस जज का फैसला था, एक जज का, जस्टिस कृष्णा अय्यर, याद है आपको? तब धनखड़ जी सब ठीक था, क्योंकि अब 2 जज का फैसला है वो गलत है, क्योंकि सरकार के पक्ष में नहीं है। बट कृष्णा अय्यर का फैसला बिल्कुल ठीक था, वो तो एक जज थे। तो ये किस किस्म की बातें हो रही हैं पब्लिक डोमेन में? मुझे तो, मैं सोच भी नहीं सकता। आपको मालूम है और सब देश को मालूम है कि जो हमारी लोकसभा है, जो स्पीकर की चेयर होती है वो बीच में होती है, एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस, दूसरी तरफ विपक्ष, और उनको कहते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस, नॉट स्पीकर ऑफ वन पार्टी, स्पीकर ऑफ द हाउस। और वो वोट भी नहीं करते किसी बिल पे। वोट तभी होती है जब टाई हो, उस सिचुएशन में द स्पीकर कैन, बट ही मे वोट ऑन एनी साइड। यही मामला चेयर अपर हाउस का है। यू आर इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी, and everything that you say must be equidistant from that. No chairman, no speaker can be the spokesperson of a party. ये तो नहीं हो सकता ना। मैं ये नहीं कहता कि ये हैं, but no speaker in principle can be the spokesperson of any party. और अगर ऐसा लगता है तो फिर वो चेयर की गरिमा कम हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से काम हो। अभी धनखड़ जी कहते हैं देखिए इतनी डिसरप्शन होता है पार्लियामेंट में। वो मुझे याद है सुषमा स्वराज जी जब और अरुण जेटली जी जब डिसरप्शन करते थे तब तो किसी को तकलीफ नहीं थी। तब तो जेटली साहब कहते हैं दिस इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। ये तो मतलब कि देखिए ऐसा है, जब आपके प्रेसिडेंट जी स्पीच पढ़ती हैं पार्लियामेंट में शुरुआत के सेशन में, तो स्पीच कौन लिखता है? प्रेसिडेंट लिखता है या लिखती हैं? स्पीच तो कैबिनेट लिखती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पास करते हैं ना। जो भी वक्तव्य देना हो एज अ गवर्नमेंट, हर चीज पे साइन प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन फैसला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। ये हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। अगर आपको कोई तकलीफ भी है किसी फैसले से तो उसको रिव्यू कीजिए, उसकी रिव्यू एक तरीका है ना, रिव्यू डालिए। अगर रिव्यू ठीक नहीं होता तो आगे भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि इसमें बड़े कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत आप एडवाइजरी ओपिनियन ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट से, एडवाइजरी ओपिनियन ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट से, ये भी आपको रास्ता है। और अगर इनके पास तो बड़े वकील, ऐसे काबिल वकील हैं, हम बता देंगे इनको क्या करना क्या नहीं चाहिए। लेकिन एक ऐसा वक्तव्य देना कि अब आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर मिसाइल,
What was a nuclear missile was नोटबंदी, not 142. कि आपने सारी समस्या खत्म कर दी, लोगों की आर्थिक समस्या में, गरीब लोग के पास पैसा नहीं रहा, तब तो कोई तकलीफ नहीं किसी को हुई। और साथ में आपने और कुछ बड़ा कुछ कह दिया। आपने अपनी स्पीच में 1982 की बात की, 84 की बात की। आपने अपनी स्पीच में 1984 की बात की, 2002 की तो नहीं की। आपने इमरजेंसी की बात की, जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जिसकी एडीएम जबलपुर ने जिसको अपहोल्ड किया। आपने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तो बात ही नहीं की। ये भी तो इमरजेंसी चल रही है ना। आपने जिस तरह से संस्थाओं का कब्जा हो रहा है उसकी बात नहीं की। जिस तरह से एक पब्लिक, मतलब के बेचारे जो जज हैं वो तो बोल नहीं सकते ना, वो कैसे जवाब दे? वो जवाब नहीं दे सकते। तो आप ऐसे वक्तव्य दोगे, ऐसा लगेगा कि जुडिशरी को एक सबक सिखाया जा रहा है। ये उचित नहीं है, ये संवैधानिक भी नहीं है। फिर आपने एक और अजीब सी बात की। आपने कहा कि जो 14-15 मार्च को किसी जज के घर पे कुछ हुआ, तो उसके पास हमें सुप्रीम कोर्ट में से ऐसी खबर मिली है, यह आपने कहा। रिलायबल सोर्सेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट के बताया गया। उसका एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? अभी आप तय करोगे वो एफआईआर करना। वो भी एक 5 जजेस का फैसला है वीरास्वामी का कि एफआईआर तभी होगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सैंक्शन देगा। तो उस फैसले को नहीं आप मानते? अभी जो फैसले हो चुके हैं उनको मानते नहीं, जो क्योंकि आप सोचते हो कि वो गलत हैं, और जो आप सोचते हो सही हैं क्योंकि सरकार वो ऐसा चाहती है, तो वो सही है। और फिर आपने ये कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और आज तक कोर्ट क्यों नहीं बताती कि क्या नहीं है? तो कोर्ट आपको बताएगी। ये कोर्ट का एक कर्तव्य है कि आपको जाकर चिट्ठी लिख के बताए कि ये हो रहा है। कोर्ट फैसला करेगी और हम कोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। कोर्ट को तथ्य तक पहुंचता है कि किसने साजिश की, किसने नहीं की। और आपको अगर कोई खबर है तो बताइए जनता को, और ये भी बताइए कि किसने आपको खबर दी। ना कोर्ट आपके काम में दखलंदाज कर सकता है, ना आप कोर्ट के काम में दखलंदाज कर सकते हो। These are lines drawn under the Constitution. And you said in your speech also that the court is acting as an executive. This is not right at all. It is when the executive does not do its job that the court is to intervene, and intervene under the provisions of the Constitution, not intervene otherwise. If the governor of a state says, I will not look at your bills, Dhankar ji, we moved an impeachment motion. We moved an impeachment motion against a judge of the High Court, and that was moved in December. And there were 55 people who signed that motion. We are now, where are we now? We are now in May. It's April. So December, January, February, March, April, 5 months. It took you 5 months to find out whether those 55 signatures were genuine or not. And how many more months will it take to find out the genuineness of those signatures? And if you don't sign, if you don't authenticate the signature, don't find out the genuineness of the signatures, that means the motion can't be moved, which is a right given under the Constitution to us. So if you do not, with speed, with expedition, decide this matter, then the argument against us is
that we can't do anything and the judiciary can't do anything. Is that acceptable? And if the governor does not decide and doesn't clear the bill for 6 months, 8 months, there is a sewage stuff running through a colony, and there is a direction by the government that isko cover kijiye, and you don't cover it for 2 years, you have to go to the judiciary and get a mandamus. No. If your buses are plying in the city and the pollution levels are so high, then the judiciary has to intervene and stop all this. Don't allow these buses from Noida, from other places to come in. If Diwali crackers are there which are not allowing children to breathe, what else will the judiciary do when you don't do anything? If the executive doesn't do its job, the judiciary must intervene. That's the right of the judiciary. That's the obligation of the judiciary. And they are performing the functions on behalf of the citizens of India. And we are all sitting there in parliament to do things for the citizens of India. And if you don't do them, the court will give you a mandamus. And if the farm laws are bad, the court will say you cannot implement them. And if sedition is bad as an offense, the court will say stay, no more sedition cases. And you say no FIR should be filed? Why did you not say this when someone else in the Supreme Court there was a delegation against that person? Why did you not say that? Why don't you file an FIR? I'm not saying allegations was right or wrong, but judiciary said there was nothing in it, so nothing happened. Why did you not question that? And we hear the judge sometimes in Rajya Sabha also. So you should not attack the judiciary. You see, if the executive attacks the judiciary, and especially 2 ministers, and then it seems that the judiciary can't defend itself. Then the polity of the country must come forward and defend the judiciary. We trust the judiciary in doing the right thing. The independence of the judiciary is fundamental to democracy in this country. Without that, all our rights are in danger, as they already are. बच्चों को जब 5-5 साल जेल में रखते हैं, तब तो किसी की आवाज नहीं उठती. महिलाओं को 5-5 साल जेल में रखते हैं, तब तो आपकी आवाज नहीं उठती. जर्नलिस्ट को अंदर कर देते हैं बिला वजह, तब तो आप कुछ कहते नहीं. आपके जज इलाहाबाद के जब बोलते हैं, तब तो आप कुछ कहते नहीं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई. जब हाईकोर्ट जज ने कम्युनल स्टेटमेंट दी, तब तो आपने नहीं कहा. You never said that. Then Justice Yadav made those statements in a communal appeal within the premises of the High Court. Why did he not say FIR should be filed? And why should you talk about 1984 and emergency? It seems that you talk about only those events when the Congress was in power. ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि 2014 के बाद तो मतलब कि यहाँ तो दूध की नदियां बह रही हैं इस देश में, उसमें हम सब लोग नहा रहे हैं. ये गलत है. ये संवैधानिक नहीं है. ये गलत है. What is being done is unconstitutional, because I have seen Parliament for a long time. And I know the history of Parliament for a long time, including my respected chairman of the House. I have never seen any chairman of the House make political statements of this nature. Even BJP chairman in the past. मेरी आपका तो डिस्क्रेशन है कि किसको बोलने दो, किसको नहीं बोलने दो, किसका माइक बंद कर दो, किसका नहीं बंद. उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपका इंटरनल मैटर है. तो जब जो जुडिशरी का इंटरनल मैटर है वो इंटरनल रहने दो. जो आपका इंटरनल मैटर है, हम वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. वो इंटरनल ही रहेगा.
बट ये मत करो, क्योंकि जज कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और ये एक संदेश हिंदुस्तान की जनता को ये नहीं जाना चाहिए कि आप इस तरीके से, जो आपके पक्ष में है वो तो ठीक है जो सुप्रीम कोर्ट करे, और जो आपके पक्ष में नहीं है वो गलत है। ये पॉलिटिकल पार्टी तो कह सकती है, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं कह सकते। थैंक यू वेरी मच। Sir, just disturb it in English. I already said everything. आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।